हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं एक और टॉपिक को जो हमारा है कारक। कारक आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं पढ़ा होगा। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी बताई जाएगी, बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझाई भी जाएगी। जल्दी से जल्दी मैं आपको सारी जानकारी कवर कराता हूँ, जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है। आपका एग्ज़ाम जनवरी के आसपास में होना है। उससे पहले पहले मैं आपका सारा सब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, चिंता ना लें। जैसे कि मैं आपके बीच आए ही क्लियर कराने के लिए हूँ, तो एग्ज़ाम आपकी बार क्लियर हो जाएगा, टेंशन न लें। हमारी मैथ की जो प्रॉब्लम चल रही है, मैथ की प्रॉब्लम भी आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, उसकी दिक्कत ना लें। तो मैथ की क्लास भी आपकी लगाई जाएगी, आप दिक्कत ना लें। आता है कि कारक, आज हम देखेंगे कारक, और आपको बता दूं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं और कारकों को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। कारक क्या होते हैं? आपने अगर कुछ भी बोला तो वो क्या है? कारक। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का नाम बोल दिया तो नाम तो बोल दिया तो वो क्या है? संज्ञा। लेकिन संज्ञा के ही सपोर्ट करने के लिए कुछ शब्द बनाए जाते हैं, जैसे कि मोहन ने खाना खाया। मोहन ने क्या खाया? खाना। मोहन क्या है? जगह संज्ञा, लेकिन उनकी सपोर्ट किसने की? ने सपोर्ट की, तो ये क्या है? कारक। यानी कोमल को मारो, कोमल को मारो, तो यानी कि उसने कहा कि कोमल को मारो, तो उसका मतलब क्या है? तो उसमें हमने कोमल जो पढ़ा वो तो एक संज्ञा हो गई, लेकिन संज्ञा की सपोर्ट किसने की? संज्ञा की सपोर्ट की कौन है? तो ये क्या हमारा? कारक। तो आइए हम देख लेते हैं कारक हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 8 प्रकार के होते हैं। और ये 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये आपसे पूछा जाएगा कि कारक कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए एक लय बना लेते हैं। कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को मैं एक तरफ लिख देता हूं, जिससे कि बाद में इन्हें मिटाना न पड़े, मैं आपको वन बाई वन कराता भी रहूं। तो इधर लिख देते हैं। वैसे कारक आप लिख सकते हैं 8 प्रकार, और ये 8 प्रकार में इधर लिख देता हूं। कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, कर्ता। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, कर्ता नहीं, संबंध, और एक और आता है हमारा संबोधन। कर संबोधन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी विभक्ति क्या होती है। विभक्ति आपसे पूछी जा सकती है कि इनकी विभक्ति क्या होती है। तो ये विभक्ति क्या होती है, तो आपको बता दूं कि इस जगह कई सारे नाम पूछे जाते हैं। मैं आपको सारे नाम बता देता हूं। एक तो होता है कि इसकी विभक्ति, विभक्ति, या इसे ही हम कहते हैं परसर्ग, परसर्ग। और इसे ही परसर्ग देख लें, ऐसे लिखा जाता है। और इसे ही कहते हैं हम चिन्ह, यानी इसे ही कहते हैं हम कारक, कारक चिन्ह। कारक चिन्ह भी हम इसे ही कहते हैं। इसका ध्यान रखेंगे, ये हमारे तीन इसके नाम अलग अलग पूछे जाते हैं, विभक्ति, कारक चिन्ह या चिन्ह। तो आइए हम देख लेते हैं। एक बार लय बना के आप भी पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण, करण से अपादान, करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग करने के विषय में। यहां पर से का प्रयोग होगा अलग करने में, लेकिन यहां पर से का प्रयोग होगा किसी के जोड़ने के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से यानी किसी के साथ जोड़ने के लिए, और अलग करने के लिए अपादान से संबंध रा, री, रे, या का, की, के, सॉरी ये नहीं आएगा, रारी, रे, ना, नी, ने। क्योंकि का अगर आएगा तो आपको आएगा, को आएगा इसमें, का, की, के, ये आ सकता है। संबंध, संबंध में आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो हमारा चिन्ह होता है ये हमारा संबोधन का होता है।
ये आपको अगर देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारे कुछ शब्द आते हैं, जैसे आता है अरे, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, हाय, कहते हैं ना हाय। ये जो हमारे शब्द होते हैं कुछ जो एकदम से आश्चर्यचकित कर देते हैं कि पता नहीं भाई जने क्या बात है, तो ये हमारे कुछ शब्द होते हैं। इसीलिए हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 3, ये 7 हो गए। हमारा एक कोई ना कोई रह गया है, कर्ता ने कर्म को करण से अप्रदान के लिए संप्रदान से अलग करने के लिए विषय में यह आता है। इससे पहले संबंध, संबंध से पहले हमारा एक रह गया है जिसे कहते हैं अधिकरण। मैं भी तो कहूँ 8 होते हैं, और एक और है हमारा जिसे कहते हैं अधिकरण। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, इनकी जो विभक्तियां होती हैं ये होती हैं में पर। अगर ये आएगा तो में पर, उसके बाद आता है हमारा संबोधन। संबोधन में आप लिख सकते हैं अरे, हाय, और भी कुछ होते हैं जो मैं आपको अभी लिख पाऊंगा। तो आइए हम एक तरफ इन्हें लिख लेते हैं और एक तरफ हम एक एक कारक को पढ़ते चलते हैं। बिना देरी के हम शुरू करते हैं क्लास को। तो एक बार शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना है, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आपको ठोक से बिल्कुल एकदम फ्री में सारी जानकारी बड़ी अच्छी तरह से बताता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। ये जैसे कि हमारा आता है पहला कारक कर्ता, तो हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। विभक्ति हमने आपको लिखी दी है, आप चाहे तो यहां भी लिख सकते हैं। तो कर्ता कारक क्या होता है, वह कारक जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े। परिभाषा तो इतनी मायने नहीं रखती है, लेकिन आपको समझना है कि कर्ता, आप समझ रहे हैं, जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं, यानी जिसका प्रभाव स्वयं पर पड़ता हो वो कर्ता कहलाता है। लेकिन आपको अगर एग्जाम्पल के हिसाब से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं किस तरह से। तो एग्जाम्पल आते हैं इसके कुछ, जैसे हम कह सकते हैं जैसे हम कह सकते हैं इसके अंदर आइए देख लेते हैं। जैसे कि आता है हमारे एक, जैसे कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। आपको इस चीज में ध्यान रखना है कि कभी भी किसी कारक को हम हल करेंगे तो कभी भी किसी कारक को हल करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो उसमें कर्ता होगा, कर्म होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा, और क्या होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया। ये हमारे पास 3 चीजें देखने को मिलती है हमें किसी भी कारक के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि कर्ता के अंदर मेन क्या होता है, तो ये 3 चीजें होती हैं। आपको देखना है कि कर्ता ने, मैंने आपको बताया ने विभक्ति आ चुकी है, और कभी कभी ये विभक्ति छुप जाती है कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। तो किसी भी वाक्य को आप एक बार इस जगह लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, नोट करके लिख लें कि अगर इस तरह के कारक को अगर देखना हो तो, अगर इस तरह के कारक को देखना हो तब क्या करना होगा, तो तब आपको कारक को भूतकाल में लेके जाना होगा। भूतकाल में ले जाकर देख सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। यानी अगर इसकी जगह आप अगर लिख देते हैं राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि हमारी जो विभक्ति है वो छुप चुकी है, लेकिन हमें छुपानी क्या नहीं है। आप जानते हैं हम अगर किसी को अगर भूतकाल में लेके जाते हैं तो उसमें अगर न लगेगा तो वो हमारी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। तो अगर न लगता है तो वो हमारा कर्ता कारक नहीं होगा। यानी इसमें आपको अगर पीछे को अगर लेके जाएंगे तो आपको बिल्कुल साफ साफ दिखेगा कि राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। तो आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा हो चुका है कर्ता कारक। और एक पॉइंट और लिख लें नोट में ही, प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी, प्राकृतिक दृश्यों में भी कर्ता कारक होता है। ये हमारे नोट करके आप लिख सकते हैं
कि अगर प्राकृतिक दृश्य जैसे कि सुबह हो रही है, आप देख सकते हैं चंद्रमा निकलता है, सूरज छिपता है, सूर्य निकलता है, नदियां बहती हैं, तो ये हमारी जो बहती हैं, तो ये हमारी इस तरह की जो कुछ प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, चंद्रमा का निकलना और सूरज का निकलना, नदियों का बहना, पहाड़ का बनना, ये हमारे पास जो क्रिया होती हैं ये हमारी प्राकृतिक क्रिया होती हैं, यानी अपने अनुसार नहीं होती, जो स्वयं होती हैं, जो प्रकृति के अनुसार होती हैं, उन्हें हम कर्ता कारक के अंदर रखते हैं। तो ये हमारी जो है नोट में आप लिख सकते हैं, ये अपवाद के अंदर आती हैं, अगर देखने को आपको मिलता है तो आपका कर्ता कारक होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा अगला कर्म कारक। कर्म कारक क्या होगा? कर्म कारक क्या होता है? तो कर्म कारक जब किसी भी वाक्य का प्रभाव, आप लिख सकते हैं जब किसी वाक्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर, जब किसी का वाक्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, तो उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे हम कर्ता कारक कर्म कारक कहते हैं। आपको ध्यान रखना है इसका। अगर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा? तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि आपको देखने को लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा एक चीज तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आता हमारा जैसे आता है अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया, तो आपको इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे किस चीज से? तो आप इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे किस चीज से कि इसमें ने भी है और को भी है, तो इसमें कारक होगा कौन सा? तो हमारी जो यूपी ट्रिपल एससी है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जो हमारा होता है, सबसे जो लास्ट में जो भी कार्य विभक्ति होती है, यानी जो भी प्रसक्त चिन्ह होता है उसे ही हम कारक मानते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा आया है? तो जो हमारा को है, तो हम आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को, तो कर्म की को की जो विभक्ति आती है हमारी, वो किसकी है? कर्म की ये आती है। आप इसका ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी को के लिए भी है, तो आप इसका देख सकते हैं। और देख सकते हैं राम ने रावण को मारा, ये भी हमारा हो चुका है। आइए इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट आता है हमारा अगला कारक। तो आइए देख लेते हैं करण कारक है हमारा। करण कारक, और करण कारक को हम किस तरह से पढ़ते हैं? तो जो हमारा करण कारक है इसे हम पढ़ने की क्या है, तो आप जान सकते हैं इसमें जो कार्य होगा वो किसी न किसी से रिलेटिव होगा, किसी न किसी से रिलेटिव करके ही कार्य होगा, यानी इसमें साधन की आवश्यकता होती है। आप साधन से जान ही सकते हैं कि कर्ता ने कर्म को करण से का मतलब यहाँ पर जोड़ने से, किसी न किसी को जोड़कर यहाँ पर बात की जाती है, तो आप उससे समझ सकते हैं। तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि इसमें साधन की आवश्यकता होती है। साधन की आवश्यकता होती है। और साधन कैसे? जैसे कि राधिका पेंसिल से लिखती है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये मैं बना दिया मैंने एकदम। जैसे कि राधिका पेंसिल से लिखती है,
पेंसिल से लिखती है। ऐसे ही आप कुछ और भी ले सकते हैं। ऐसे ही आता है कि अर्पिता ने कोमल को डंडे से पीटा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कंफ्यूजन होने वाला कोई भी पॉइंट नहीं है। आप फिर भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्ता कारक भी आपको दिख रहा होगा और इसमें कर्म कारक भी आपको दिख रहा होगा। कर्ता यानी अर्पिता को, और कारक और कर्म क्या हो गया, कोमल, क्योंकि कोमल को पीटा। और किससे पीटा, डंडे से। तो यानी किससे पीटा, डंडे से। तो ये डंडे से क्या हो गया हमारा, यानी किसी से हमारी जो रिलेटिव यानी साधन की आवश्यकता हो रही है, यानी हमें पीटने में किसकी जरूरत पड़ रही है, डंडे की। और डंडे की जरूरत पड़ रही है तो हम आप यहां से समझ सकते हैं। तो डंडे की जरूरत पड़ रही है तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, साधन। यानी हमें डंडे की जरूरत पड़ रही है, ये एक साधन हो गया। और साधन की आवश्यकता होगी तो करण कारक होगा, आप इसे जान सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ आ जाते हैं हमारे पास अपवाद। और अपवाद हमारे किस तरह से देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर किसी भी व्यक्ति का अंग भंग है, यानी कि अगर वो अंधा है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, तो वो सब कहां जाएंगे, तो वो सब कहां जाएंगे, हमारे करण कारक के अंदर ही आ जाएंगे। आप इसमें अपवाद लिख सकते हैं, जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी मतलब नहीं होता उनका। जो ऊंची लेवल की तैयारी होती है, यानी पीसीएस की तैयारी होती है, उसके अंदर ये इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कि यूपी पीसीएस है और यूपी पीसीएल है, इसके अंदर जो ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अपवाद भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा मतलब है क्लास अगर देखेंगे तो आप कभी भी पछतावा नहीं होगा। तो आते हैं अपवाद में। आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे कि समय पूछना, एक तो ये आ जाएगा समय पूछना, यानी कि आपने किसी से समय पूछा और उसने कहा कि 3:38 हो रहे हैं, जैसे कि 3:38 हो रहे हैं, 2:40 हो रहे हैं। आपने किसी से समय पूछा कि कितना टाइम हो रहा है, तो उसमें जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देके बता दूं, आपको इसका एग्जांपल ले सकते हैं। कितने बज रहे हैं, यानी कि आप किसी से पूछ रहे होंगे कि कितने बज रहे हैं, तो वहां आपको समय पूछना होगा, किसी से आप पूछ रहे होंगे। और इसके बाद आता है अंग भंग। अंग भंग, अंग भंग से आप समझ सकते हैं। अंग भंग से आप किस तरह से समझेंगे, तो जैसे कि आप जान सकते हैं कि अगर कोई लड़का अंधा है, यानी कि आप इस तरह से देख सकते हैं, लड़का अंधा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि समय पूछना और अंग भंग जो आएंगे, जो कौन से कारक में आएंगे, तो ये करण कारक में आएंगे। करण कारक के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये हमारे 2 पॉइंट अपवाद में आते हैं जो आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट कारक की तरफ, जो आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक को हम किस तरह से देखेंगे, आइए देख लेते हैं। संप्रदान कारक हम बढ़ चुके हैं चौथे कारक की तरफ। चौथा कारक हमारा आता है संप्रदान। और संप्रदान कारक को हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो इसमें आप लिख सकते हैं, जिस कारक के लिए कोई क्रिया की जाती है, जिस कारक के लिए कोई क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे आप इसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आता है, जैसे कि एग्जाम्पल आता है, आप विभक्ति लगाकर देख सकते हैं। विभक्ति है इसकी, जिसे कहते हैं के लिए। जैसे कि मोहन बाजार के लिए निकला।
मोहन बाजार के लिए निकला, तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो इसका भी हमारा यही कारक हो जाएगा। और आप अगला भी दे सकते हैं इसका जवाब के लिए। अगर यहाँ पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, कभी कभी हमें संप्रदान कारक की को विभक्ति भी देखने को मिलती है, जो कभी कभी छुपी रहती है। इसका ध्यान रखना है, को विभक्ति भी कभी कभी किसकी हो जाती है, संप्रदान कारक की। और वो किस तरह से हो जाती है, जैसे कि बच्चों को गेंद लाओ, एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा होगा। ये थोड़ा गलत होता है लिखा हुआ, लेकिन शुद्ध वर्तनी अगर लिखेंगे तो के लिए ही आएगा। बच्चों को गेंद लाओ, यानी कि दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं कि बच्चों को गेंद लाओ, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर भी हर अर्थ किसका निकल रहा है, के लिए का निकल रहा है। आप बोल के देख लें कि बच्चे के लिए गेंद लाओ, बच्चों के लिए गेंद लाओ, इसका भी भाव वही निकल रहा है। लेकिन कभी कभी ये देखने को मिलती है, तो के लिए का अगर अर्थ लिख लेगा तो वहां पर ये होगा, अन्यथा आपका कर्म कारक होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट कारक की तरफ। और नेक्स्ट कारक से देखने से पहले एक और इसमें भी अपवाद लिख लें, क्योंकि अपवादों से हमारे जो है भारत ये भरा पड़ा है, हर चीज का आपको अपवाद मिलेगा। जैसे कि अनुच्छेद हमारा 14 होता है, इसमें भारत के सबके लिए समान संरक्षण दिया गया है। लेकिन 361 के तहत राष्ट्रपति और जो हमारा होता है जिसे कहते हैं राज्यपाल, इनके लिए विशेष शक्तियों का प्रावधान दिया गया है। जबकि एक तरफ कहा है कि सभी समान है, और एक तरफ कहा है कि यहाँ पर इन्हें शक्ति प्राप्त है, यानी 361 के तहत इन्हें दोनों को शक्ति भी प्राप्त है, और 14 के तहत सब समान भी है। तो यानी कि अपवाद तो हमारे सब में ही है, संविधान के अंदर भी अपवाद है। इसके बाद हम देखेंगे अपवाद, आप देख सकते हैं दान देने के अर्थ में। एक तो आता है दान देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है, इसका ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका कि सोहन ने गरीबों को मिठाई बांटी, मिठाई दी, तो ये दान हो गया। या सोहन ने कंबल बांटे, ये भी दान हो गया। लेकिन जो चीज कुछ समय के लिए दी जाएगी वो और कारक होता है, लेकिन जो चीज हमेशा के लिए दी जाती है उसमें संप्रदान कारक होता है, इसका ध्यान रखेंगे। जो हमेशा के लिए दी जाए, यानी दान भी ऐसा नहीं कि अगर आपने दान दे दिया तो उसे छीन लेंगे, दान देने के बाद उसे वापस नहीं किया जाता है, आप इसे जानते हैं। इसके बाद आपको अगला कारक देखने को मिलेगा, और अगर इसमें आप अगर अपवाद लिखना चाहें तो आप एक अपवाद आता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नमस्कार। नमस्कार, अगर आपने किसी ने नमस्कार किया कि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी नमस्कार, गुरुजी आप बढ़िया हैं, तो अगर गुरुजी के अगर नमस्कार के अर्थ में अगर किसी से भी आप प्रणाम, दुआ, सलाम कुछ भी करते हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ेगा कौन से कारक पर पड़ेगा, तो वो कौन सा आता है, नमस्कार। इसी में आएगा संप्रदान कारक में, जैसे कि गुरुजी को नमस्ते, गुरुजी को नमस्कार, गुरुजी को नमस्कार, ये हमारा कौन से कारक में आ जाएगा, तो ये हमारा इसी में आएगा। ये हमारा जो पॉइंट था, मैं आप बिल्कुल क्लियरिटी से सारे पॉइंटों को बता रहा हूं, तो आपका ही फर्ज बनता है एक बार शेयर करना। आता है इसके बाद अपादान कारक, और अपादान से आप समझ गए होंगे, अपादान यानी दान माने देना और अप माने दूसरा, यानी जो एक दूसरे से हट जाए उसे ही कहते हैं अपादान। यानी इसमें क्या होगा, अलग होने के विषय में आप देख सकते हैं पहले ही लिखा हुआ है, तो आता है हमारा अपादान कारक। और अपादान को हम कैसे कर देंगे, जब किसी को अलग किया जाता है, जब किसी को अलग किया जाता है तो वो क्या होता है, अपादान कारक। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिर गए तो वो फिर दोबारा से नहीं जुड़ेंगे, हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। जैसे कि हिमालय से गंगा निकली, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, हिमालय से गंगा निकली,
हिमालय से नदी निकली, नदी की जगह निकले गंगा निकल रहा है, गंगा भी वहीं से निकलती है। हिमालय से गंगा निकलने के बाद क्या दोबारा वहीं पर पानी पहुंच जाएगा? आप इतना जानते हैं कि वहां से अगर जो चीज छूट गई वो हमेशा के लिए छूट गई। जैसे कि आप ऐसा मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति 2 मंजिले पर से कूदा, यानी आप इसे ले सकते हैं कि किसी ने 2 मंजिले पे से छलांग लगाई, तो क्या वो 2 मंजिले पे है? वो तो उससे अलग हो चुका है, तो इसमें क्या आएगा? अपादान कारक। तो आपके बीच ये आ चुका है अपादान कारक, और अपादान कारक में आप इस चीजों को लिख लेंगे और इसका हम अपवाद देखेंगे। तो अपवाद हमारा क्या आता है? तो अपवाद हम देख लेंगे, इसका भी अपवाद होता है। अपवाद अपने आप में हर चीज का है। अपवाद में लिखेंगे जब एक दूसरे की तुलना की जाए, जब एक दूसरे की तुलना की जाती है तो कौन सा कारक होता है? तो जब एक दूसरे की तुलना की जाती है तब अपादान कारक होता है। इसे आप जानते हैं, जैसे कि राधा कोमल से अच्छी है, यानी जहां भी भेदभाव वाली बात आएगी तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा? तो जहां पर भेदभाव वाली बात आती है तो वहां पर कौन सा कारक हो जाता है? तो अपादान कारक हो जाता है। आपको ये चीज पता हो, जो हमारे साथी जो पुराने देख रहे हैं उनको ये चीज पता होगी, लेकिन वो इससे अनजान होंगे, मैं समझ सकता हूं। आपको ये नई जानकारी देखने को मिलेगी। आइए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा संबंध कारक, और हम देख लेते हैं अब संबंध कारक को। आपको इन विभक्तियों का ध्यान रखना है, हम इन्हीं से ही कर रहे हैं। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग हो गया, पेड़ से पत्ता गिरा। लेकिन आपको अपवाद भी ध्यान रखने हैं। अगर आप बड़ी लेवल की तैयारी करते हैं तो आपको यहां से भी पॉइंट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये क्लास यूपी पीसीएस तक के लिए है। वैसे हम टारगेट कर रहे हैं एसएससी जीडी। आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक, और संबंध कारक में आप जान सकते हैं जब एक दूसरे के मिलने का भाव हो, जब एक दूसरे के मिलने का भाव हो तो वहां पर संबंध कारक हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा इसमें है रारी रे काकी के, तो आपके बीच में लाया हूं आइए देख लेते हैं। जैसे कि आप उनका एग्जाम्पल ले लें, जिसे कहते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, तो यहां पर क्या आ गया? के। तो ये हमारा कौन सा कारक हो गया? यानी एक दूसरे को जोड़ने की बात हो रही है, उनके पिता और पुत्र के बीच में की बात हो रही है, तो यानी एक दूसरे को जुड़ गए हैं। जैसे कि आप और भी लिख सकते हैं, इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं। जैसे कि सोहन मोहन को पिटवाता है, तो ये तो इसमें नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला हम देख लेते हैं इसके अंदर अगला आता है। जैसे कि हमारा अगला आ जाएगा इसके अंदर, मोहन की बहन पढ़ती है।
मोहन की बहन पढ़ती है, यानी मोहन है, उसकी बहन है, और की का रिश्ता जोड़ रहा है, यानी दोनों के बीच में संबंध बता रहा है कि भाई बहन है, तो इनके बीच ये संबंध आ गया है, तो आप इसे जान सकते हैं ये क्या है, हमारा संबंध कारक। इसके बाद बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट कारक है, एक और कारक रह गया है जिसे हम कहते हैं, सॉरी 2 रह गए हैं अभी, जिसे कहते हैं अधिकरण। अधिकरण में आएगा मैं पर, यानी सोहन पेड़ पर रहता है। अगला आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल ही लिखवा दिया मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। अगला आता है इसी के बीच कि मैं वाला ले लें, मोनू पर कर्जा है। तो आप इसे देख सकते हैं, इस तरह से चल रहा है, आप इसे भी देख सकते हैं। आता है इसके बाद, मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, यानी मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, ये भी कैसा कारक हो गया, तो ये भी हमारा अधिकरण कारक हो गया। अगर आप इसमें इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि संज्ञा, क्योंकि ऊपर मैंने संज्ञा की सबकी परिभाषा लिख दी, इसका ध्यान ही नहीं दिया। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के, जहां संज्ञा और सर्वनाम के मिलने का बोध हो, तो वहां पर कौन सा क्या, जहां संज्ञा एवं सर्वनाम के मिलने का बोध हो, वहां पर कौन सा कारक होता है, उनके गुणधर्मों का बोध हो, तो कहां पर कारक होता है, अधिकरण। इसके बाद हमारा एक कारक और रह गया, मैं नीचे जगह देख लेता हूं, अगर हो तो हम नीचे कर देते हैं, अभी बहुत जगह है। इसके बाद आता हमारा नेक्स्ट कारक, जिसे हम कहते हैं संबोधन। संबोधन कारक, जैसे कि संबोधन कारक जहां, इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जहां किसी को देखकर अचानक आश्चर्य की अनुभूति हो। आश्चर्य की अनुभूति होती है, वहां पर कौन सा कारक होता है, तो वहां पर कौन सा कारक होता है, तो संबोधन कारक। और इसका आप लिख सकते हैं, अरे, ये ऐसे शब्द जरूर आएंगे शुरू में, अरे वह मर गया, वाह यह अच्छा है। तो ये इस तरह के जो शब्द आते हैं, तो उसमें आते हैं, किसमें, संबोधन कारक में आते हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो ये हमारे आज के कारक थे। आज की जो हमारी छोटी सी क्लास रहती है, आधा घंटे के से भी कम में ही मैं आपको चैप्टर निपटाने की कोशिश करता हूं। तो ये हमारा चैप्टर निपट चुका है और बहुत कम समय में हमें सारी जानकारी प्राप्त हो गई है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर देना। जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और देखते रहे स्टडी पॉइंट टू गौरव सर।